जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर लगातार सीयूटी और बीसीसी एग्जाम पर आधारित एमसीक्यू कर रहे हैं। आज के सेशन में भी हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि जैसे अपन यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ये ना समझे कि आप 15 से 20 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन रहते हैं और चारों की अपन विस्तृत में चर्चा करते हैं। तो आपके लगभग एक क्लास में यानी जो 15 से 20 मिनट के अंदर लगभग आपके 60 से 70 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है या 60 से 70 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी कड़ी के अंदर। आज का पहला क्वेश्चन जो कि अपने विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 दिसंबर, सेकंड है 4 दिसंबर, थर्ड है 5 दिसंबर और फोर्थ है 23 दिसंबर। तो बात करें अगर अपन 3 दिसंबर की, तो 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है अपने एग्रीकल्चर एजुकेशन डे या कृषि शिक्षा दिवस। ठीक है, ये भी आप इंपोर्टेंट है, या आप ये सब याद रखेंगे। जो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, और बात करें 4 दिसंबर की, तो वुमेन इन एग्रीकल्चर डे। ठीक है, और बात करें अगर अपन 5 दिसंबर की, तो सोइल डे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और 23 दिसंबर को किसान दिवस या फार्मर्स डे। आप ये चारों ही ऑप्शन आप याद रखेंगे। तो बात करें अपन यहाँ पे विश्व मृदा दिवस की, तो वो कब मनाया जाता है अपने 5 दिसंबर को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उन वस्तुओं के बारे में डेटा एकत्रित करना जो डेटा संग्रह के संपर्क में नहीं है उसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मृदा सर्वेक्षण, सेकंड है रिमोट सेंसिंग, थर्ड है टेलीग्राफी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यानी ऐसा पूछना चाह रहा है कि जैसे किसी भी वस्तु को बिना छुए उसके बारे में डेटा एकत्रित करना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपके क्या, रिमोट सेंसिंग, जो आपके मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसका पार्ट है, प्रिसिशन फार्मिंग का पार्ट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्थायी मलानी बिंदु का सूचक पौधा है। ये मलानी बिंदु है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है जवार, सेकंड है गेहूं, थर्ड है सूरजमुखी और फोर्थ है चना। तो अपने जो जवार, गेहूं और चना है, इनमें अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। तो जो सूरजमुखी होता है ये बोरोन का सूचक पौधा होता है, और साथ ही अपन बात करें ये स्थायी मलानी बिंदु का भी सूचक पौधा होता है। और जो बात करें अगर अपन गेहूं हो गया, गेहूं आपको पता है कॉपर का सूचक पौधा है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फूल गोभी में भूरापन लक्षण किसकी कमी से होता है। ये आपके जो डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट के कमी से जो डिसऑर्डर होते हैं, उससे ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट ऑप्शन है अपने जिंक, सेकंड है आयरन, थर्ड है बोरोन और फोर्थ है मोलिब्डेनम। तो बात करें अगर अपन जिंक से होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीज होते हैं यानी विकार होते हैं उनके बारे में, तो वो एक तो आपके खेरा रोग होता है जो कि धान के अंदर होता है। इसके अलावा एक होता है मक्का में श्वेत कली का रोग, जो भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन, वो भी जिंक की कमी से होता है। एक होता है अमरूद में ब्रोंजिंग, वो भी जिंक की कमी से होता है। और बात करें अगर अपन आयरन, आयरन की अधिकता से एक रोग होता है आपके जो चावल होता है, चावल के अंदर ब्रोंजिंग किसके कारण होता है, जो आयरन होता है उसकी अधिकता से होता है। ये भी आप याद रखेंगे। और बोरोन की बात करें अपन, तो ये अपने फूल गोभी में भूरापन हो गया, ये बोरोन की कमी से होता है। इसके अलावा फलों का फटना हो गया, वो भी बोरोन की कमी से होता है। इसके अलावा जो अंगूर में हेन एंड चिकन रोग होता है, वो भी बोरोन की कमी से होता है। और मोलिब्डेनम की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके फूल गोभी के अंदर, व्हीपटेल रोग किसकी कमी से होता है, वो होता है आपकी मोलिब्डेनम की कमी से। ठीक है, तो आप ये सभी याद रखेंगे। चलते अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा बनने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। फर्स्ट ऑप्शन है कम वर्षा, सेकंड है अधिक वर्षा, थर्ड है पानी का वाष्पीकरण और फोर्थ है खारे पानी से सिंचाई। तो बात करें अगर अपन कम वर्षा की, तो कम वर्षा से अम्लीय मृदाएं जो है वो बनती नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने यहाँ गलत हो जाएगा। अगर बात करें अधिक वर्षा की, तो आप ये याद रखेंगे कि अधिक वर्षा से अम्लीय मृदाएं बनती है। इसके अलावा अगर पैतृक पदार्थों की प्रकृति अम्लीय है तो उससे भी अम्लीय मृदाएं बनती है। इसके अलावा अगर अपन अमोनिकल जो, या फिर अपन बात करें अम्लीय उर्वरकों का अगर अपन लगातार उपयोग करते रहते हैं, उससे भी अम्लीय मृदाएं बनती है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और जो गोबर की खाद है उससे भी अपन लगातार उपयोग करते रहते हैं, तो उसकी भी प्रकृति अम्लीय होती है, उससे भी अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। पानी का वाष्पीकरण से भी ऐसा कुछ नहीं होता है। और खारे पानी से सिंचाई से तो आपको पता है जो आपकी जो लवणीय मृदा है या क्षारीय मृदा है उनका निर्माण होगा, ना कि अम्लीय मृदाओं का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें अम्लीय मृदाएं होती है उनका सुधार किससे करते हैं, तो इनका सुधार करते हैं अपन चूने से। तो ये भी आप याद रखेंगे, किससे करते हैं अपन, चूना, ये याद रखेंगे आप। और लवणीय मृदाओं का किससे करते हैं अपन, निक्षालन से। और बात करें अगर क्षारीय मृदाओं की, तो क्षारीय मृदाओं को सुधार करते हैं किससे, जिप्सम से। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट
में पोटास की कितनी मात्रा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 20%, सेकंड है 18% और थर्ड है 0% और फोर्थ है 30%। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार कंफ्यूजन करने के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको पता है डीएपी के अंदर जो पोटास होता है वो नहीं होता है, केवल जो अपने नाइट्रोजन है, इसके अलावा फॉस्फोरस है, वही पाए जाते हैं डीएपी के अंदर। तो आपकी जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, 0% वाला। ठीक है, तो चलते हैं अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वातावरण में सबसे ज्यादा प्रतिशत में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड और थर्ड है जलवाष्प और फोर्थ है ऑक्सीजन। तो बात करें अगर अपन वातावरण में सबसे ज्यादा गैसों के बारे में यहाँ मेनली पूछा है, तो गैसों के अंदर अपन पढ़ लेते हैं। जैसे एक तो होता है आपके जो नाइट्रोजन होती है, इसके अलावा एक होती है ऑक्सीजन, एक होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा एक होता है आपके आर्गन। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत तक? लगभग 78% तक। और बात करें ऑक्सीजन की तो वातावरण के अंदर 21% तक, और CO2 0.03% तक वातावरण के अंदर पाया जाता है, और आर्गन 0.93% तक पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये चारों याद रखेंगे, चारों इंपोर्टेंट है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जो नाइट्रोजन है उसकी सबसे ज्यादा मात्रा है, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? आपके नाइट्रोजन पाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप इनके भी याद रखेंगे कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है, CO2 की कितनी पाई जाती है। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि जो CO2 की मात्रा है वो वातावरण के अंदर तो 0.03 है, लेकिन अगर आपको पूछ ले सोइल के अंदर तो 0.30% या फिर बात करें 0.25%। दोनों ही ऑप्शन आपके अगर दोनों में से एक दे रखा होगा तो वो सही होगा। आप ये याद रखेंगे जो जो मृदा के अंदर है CO2 वो ज्यादा पाई जाएगी वातावरण की तुलना के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पीएच शब्द किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन है सोरेनसन, सेकंड है लिबिग और थर्ड है थॉमस वे और फोर्थ है विटनी। तो बात करें अगर अपन पीएच की, तो पीएच यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है, कोई ये फिक्स नहीं है कि क्या पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल का मान कितने से कितने तक होता है? 0 से 14 तक होता है। ठीक है, जहां अपन बात करें अगर 0 से 7 तक, तो अपन अम्लीय जो पीएच होता है, इसके आगे जो 7 से 14 तक वो क्षारीय पीएच होता है। 7 पे तो वैसे लगभग उदासीन होता है, लेकिन एक क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें बेसिक, तो ऐसे होता है वो। ठीक है, और सोरेनसन ने दिया था, ये कब दिया था? लगभग 1909 के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अपन, और लिबिग की अगर अपन बात करें तो आपके जो कृषि रसायन है, कृषि रसायन के जनक है लिबिग। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बाजरों के बीजों का परीक्षण भार होता है। परीक्षण भार आप जानते हैं, 1000 बीजों के भार को अपन परीक्षण भार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन है अपने 25 ग्राम, सेकंड है 40 ग्राम, थर्ड है 5 ग्राम और फोर्थ है 2 ग्राम। तो बात करें अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन की 25 ग्राम की, तो ये आपके राइस होता है, जो राइस का जो परीक्षण भार है वो कितना होता है? वो 25 ग्राम होता है। ठीक है, और बात करें अगर अपन सेकंड ऑप्शन की यानी 40 ग्राम की, तो 40 ग्राम आपके किसका वो परीक्षण भार होता है? गेहूं का। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें बासमती राइस की, तो बासमती राइस का परीक्षण भार कितना होता है? 21 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 21 ग्राम। ये भी आप याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें 5 ग्राम, तो यहाँ 5 ग्राम आपके सही ऑप्शन हो जाएगा बाजरे के लिए, परीक्षण भार के लिए। ठीक है, और 2 ग्राम किसका होता है? आपके गेहूं सा जो होता है यानी फ्लेरिस माइनर जो होता है, उसका परीक्षण भार कितना होता है? 2 ग्राम होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मूल ग्रंथि निमेटोड है। फर्स्ट ऑप्शन है मिलोडोगाइना स्पीसीज, सेकंड है हेटेरोडेरा स्पीसीज और थर्ड है टाइलेंकस स्पीसीज और पार्टिलेंकस स्पीसीज। ठीक है, तो बात करें अगर अपन मिलोडोगाइना स्पीसीज की, इसे ही अपन जो रूट नोट निमेटेड होता है यानी मूल गार्ड सूत्रकृमि के रूप में जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1855 के अंदर किसने की थी? बर्कली नामक वैज्ञानिक ने की थी। और किस प्रकार के खेतों में की थी? आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो खीरे के खेत में यानी कुकुम्बर के खेत के अंदर की थी। ये भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और बात करें कई बार ऐसा ही पूछा जा सकता है कि भारत में किसने की, तो भारत में की थी लगभग 1901 के अंदर बारबरी नामक वैज्ञानिक ने, चाय के बागानों के अंदर केरला के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही आप याद रखेंगे। और मिलोडोगाना की अलग अलग स्पीसीज है जो सब्जियों के अंदर मेनली हार्म पहुंचाती है, जड़ों के अंदर गांठ बनाकर। ठीक है, और ये गांठें जो है आसानी से नहीं निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और हेटेरोडेरा एवनी से आपके क्या होता है? मूल्य रोग का रोग कारक होता है हेटेरोडेरा एवनी। ठीक है, और बात करें टाइलेंकस की, तो टाइलेंकस की स्पीसीज होती है जो आपकी जो जो सिट्रस निमेटोड है, सिट्रस निमेटोड कहलाती है ये। तो सिट्रस के अंदर ये क्या है? डायबेक डिजीज, इसके अलावा जो प्रोडक्शन में कमी, ऐसे लक्षण पैदा करती है। और बात करें अगर अपन पार्टिलेंकस की, तो इन्हें अपन मिडो निमेटोड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मिडे निमेटोड। ठीक है, और इसे रूट लेसन निमेटोड कहा जाता है मेनली। ठीक है,
तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन यहाँ पे चारों ऑप्शन की चर्चा कर लिए, चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है, कपास की कृष्ण शाख बीमारी किसके कारण होती है? फर्स्ट ऑप्शन है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस प्रजाति मालवेसियरम, और सेकंड ऑप्शन है क्लेवीबैक्टर, और थर्ड ऑप्शन है अपने जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस प्रजाति साइमोप्सिडस, और बात करें चौथे ऑप्शन की तो ये अपने स्यूडोमोनास। तो बात करें अगर अपन ये जो कृष्ण शाख होता है, इसे अपन बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से भी जानता है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये आपके जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस प्रजाति मालवेसियरम के द्वारा होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। और इसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होता है, उसके द्वारा मेनली जीवाणुजनित रोगों का उपचार किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बात करें अगर अपन क्लेवीबैक्टर की, तो क्लेवीबैक्टर जो ट्रिटिसाई है, ये एग्यूना ट्रिटिसाई के साथ मिलकर जो क्या कौन सा रोग कोज करता है? आपके टुंडू रोग होता है गेहूं के अंदर, उसे कोज करता है, ठीक है। और सिर्फ एग्यूना ट्रिटिसाई किसे कोज करता है? वो करता है आपके किसे? सेहू रोग को। तो जो सेहू रोग है, एग्यूना ट्रिटिसाई है अपने सेहू रोग के अंदर, वो तो सूत्रकृमि, लेकिन क्लेवीबैक्टर जो ट्रिटिसाई है ये आपके जीवाणु है। तो जीवाणु, और कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जो सूत्रकृमि प्लस जीवाणु, जैसे आपसे यूं पूछ ले सूत्रकृमि प्लस जीवाणु से होने वाला रोग है, तो आप वो याद रखेंगे कौन सा आपके टुंडू रोग है, ये सूत्रकृमि प्लस जीवाणु से होने वाला रोग है। ये भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। स्यूडोमोनास आप जानते हैं आपके जो डिनाइट्रीकरण है उसका बैक्टीरिया है। जो डिनाइट्रीकरण के अपन किस नाम से जानते हैं? एक मैंने पहले भी बताया था आपको, जो डिनाइट्रीकरण को अपन जैविक नत्रजन के ह्रास के नाम से जानते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। और ये जेंथोमोनास की भी और कोई प्रजाति है जो किसी और क्रॉप के अंदर रोग कोज करती है। तो अपने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के लूज स्मट के खिलाफ सौर उपचार की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है ईजे बटलर, सेकंड है एम के पटेल, थर्ड है लूथरा वे उनके सहयोगी, और फोर्थ है जी रंगास्वामी। तो बात करें अगर अपन लूज स्मट की, तो ये किसके द्वारा होता है? मेनली गेहूं के अंदर अस्टिलेगो न्यूडा के द्वारा, ठीक है। अस्टिलेगो न्यूडा, ये भी आप याद रखेंगे। रोगजनक से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्ट्रेलिया न्यूडा के द्वारा होता है। और आंतरिक बीज जनित रोग है, कई बार ये भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर। मैंने एक क्वेश्चन देखा था शायद किसी एग्जाम के अंदर, वो शायद पीजी लेवल का एग्जाम था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा था कि आंतरिक बीज जनित रोग है ये गेहूं का जो लूज स्मट है वो। और इसके अगर बात करें अपन सौर उपचार की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो आपके जो लूथरा है उनके सहयोगी है, यानी थर्ड ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने, साथियों उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट हैं और आप सीयूटी और बीसीसी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो आपके इतने से दिन बचे एग्जाम के, इनमें आप सिस्टमेटिकली जो आपके स्टडी कर पाए और साथ ही आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो बढ़ते रहे, यानी सिलेक्शन हो ही जाए एक प्रकार से, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जो क्रैश कोर्स है, यानी आपके सीयूटी और बीसीसी के लिए क्रैश कोर्स के नए बैच स्टार्ट हो गए और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपके क्रैश कोर्स स्टार्ट है। और साथ ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। और साथ ही अगर आप सीयूटी का क्रैश कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो आपको बीसीसी का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो अब अपन जानते हैं कि यदि आप क्रैश कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऑफलाइन क्लासरूम मिलने वाले हैं अगर आप यहाँ आते हैं तो। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आपको लाइव बैच परचेज करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो यहाँ पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन में वो आपको लाइव आपके मोबाइल या लैपटॉप के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने कई बार पहले भी बताया कि स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि इतने से दिनों में कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी कारण से अगर आप मान लीजिए लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी 4K PDF भी आपको दी जाएगी, जिससे आपके रिवीजन के अंदर आसानी रहेगी। और अब बात करेंगे आप डीपीपी और एक्सरसाइज शीट की, तो ये देने को आप मतलब हम ये आपको क्यों देते हैं? ये आपको इसलिए देते हैं कि ताकि आपके जो प्रैक्टिस है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कि एक होता है कि अपन याद तो करते रहते हैं लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो अपन समय के साथ भूलते भी जाते हैं। तो अपने सामने जो क्वेश्चन आते हैं ना सामने बार बार में, तो उससे अपना रिवीजन हो जाता है। जो अपना ये MCQ सेशन है इसका भी उद्देश्य यही है कि आपकी जो रिवीजन है रैपिड रिवीजन हो इन दिनों के अंदर, यही आपके उद्देश्य रहता है। डीपीपी और एक्सरसाइज शीट का भी, और डाउट क्लास और प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर भी यहाँ इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर ऑनलाइन जुड़ता है तो ऑनलाइन जुड़ने वाले स्टूडेंट संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर सिंपली अपना डाउट भेज सकते हैं। आपको 24 से 48 घंटे के भीतर आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और वीकली माइनर टेस्ट कराए जाएंगे आपके, मंथली मेजर टेस्ट और साथ ही कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके अंदर आपके जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और कंप्लीट सिलेबस के आधार पर आपके टेस्ट लिए जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार भी अवेलेबल कराए जाएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों ही स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप सिंपली क्रैश कोर्स परचेज करके ये संस्थान से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने धान का झोंका यानी ब्लास्ट रोग निम्नलिखित में से किस रोग जनक के
कारण होता है। तो ब्लास्ट रोग होता है वो धान का, उसके लिए पूछा है अपने को। फर्स्ट ऑप्शन है अस्टिलेगो ट्रिटिसाई, सेकंड है पायरिकुलेरिया ओराइजी, और थर्ड ऑप्शन है अल्टरनेरिया, और फोर्थ ऑप्शन है एस्परजिलस फ्लेविस। तो बात करें अगर अपन अस्टिलेगो ट्रिटिसाई की या अस्टिलेगो न्यूडा, अपन ने पहले भी बात की थी अभी, ये किसका रोगजनक होता है? आपके जो लूज स्मट होता है गेहूं के अंदर, उसका रोगजनक होता है, ठीक है। और पायरिकुलेरिया ओराइजी आपके धान के ब्लास्ट रोग का रोगजनक होता है, यानी सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे अपन किस नाम से जानते हैं? जो ब्लास्ट रोग होता है उसे रिचमैन डिजीज नाम से भी जानते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिचमैन डिजीज के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो पत्तियां होती है आपकी, जैसे कोई लीफ है उस पर बोट शेप यानी नाव के आकार का जो है वो धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, जलाशिक धब्बे पड़ जाते हैं एक प्रकार से। तो आप ये भी याद रखेंगे। और अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ये आपकी जो सोलेनेसी क्रॉप होती है उनके अंदर जो अर्ली ब्लाइट होती है उसका रोगजनक होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई। और एस्परजिलस फ्लेविस भी आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा? मूंगफली के अंदर पढ़ा होगा। ये जो मूंगफली के अंदर अफ्लाटोक्सिन जो रसायन होता है, जो जहरीला रसायन है, उसका कारक होता है, अफ्लाटोक्सिन का निर्माण का कारक होता है कौन? एस्परजिलस फ्लेविस। तो ये भी आप याद रखेंगे, एस्परजिलस फ्लेविस एक कवक है जो कि अफ्लाटोक्सिन रसायन है उसका निर्माण करती है, कहाँ? मूंगफली के अंदर। ये भी आप याद रखेंगे। चलते अपन आगे। अगला क्वेश्चन है पेक्टिनिफोरा गोसिफोला एक शत्रु कीट है। फर्स्ट ऑप्शन है जीरा, सेकंड है बैंगन, थर्ड है कपास, और फोर्थ है पालक। तो पेक्टिनिफोरा गोसिफोला किसका वैज्ञानिक नाम है? आपकी जो पिंक बोलवर्म है उसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि कपास का मुख्य कीट है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा आपकी जो अमेरिकन बोलवर्म है, स्पॉटेड बोलवर्म है, इसके अलावा जो रेड बग है, ये भी कपास के मुख्य कीट है। इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन कपास यानी गोसिपियम हिरसुटम में गुणसूत्र की संख्या या 2n पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड है 26, थर्ड है 32, और फोर्थ है 52। तो अपन कपास की कुछ प्रजातियों की यहाँ पे बात करते हैं। पहले एक होती है आपके गोसिपियम हर्बेसियम, एक होती है आपके गोसिपियम आर्बोरियम, एक होती है गोसिपियम हिरसुटम जो कि आपको यहाँ दिया गया है, और इसके अलावा एक होती है आपके गोसिपियम बारबेंडेंस, ठीक है। तो जो आपके ऊपर वाली दो प्रजातियां होती है, ये तो आपके होती है कैसी? इनमें होता है गुणसूत्र की कितनी संख्या पाई जाती है? इनमें पाई जाती है गुणसूत्र की संख्या 26, ठीक है। तो ये तो आपको होती है आपकी कैसी होती है? आपकी डिप्लॉइड वेराइटीज होती है। लेकिन जो नीचे वाली दोनों है ये आपके टेट्राप्लॉइड वेराइटीज है, जिनके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? 2n बराबर 52, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। जो आप अपने को किसके बारे में पूछा है? गोसिपियम हिरसुटम के बारे में पूछा है, यानी इसके बारे में पूछा है, तो अपने कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 52, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। जो ये नीचे वाले दो है यानी हिरसुटम और बारबेडेंस, इन्हें अपन न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। और अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है अपने निम्न में से किस तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन, सेकंड है क्रोमियम, थर्ड है निकिल, और फोर्थ है सिलीनियम। तो बात करें अगर अपन 17वें आवश्यक पोषक तत्व की, तो ये आपको सभी को पता होगा, एक बेसिक क्वेश्चन है। निकिल को जोड़ा गया है, और कब? लगभग 1987 के समथिंग, 1987 के समथिंग ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। जो पौधों में प्लांट न्यूट्रिएंट के हिसाब से इसकी खोज किसने की थी? ब्राउन ने की थी 1987 के अंदर, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अभी के लिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी जो होता है आपके, डीएपी में नाइट्रोजन में फास्फोरस की मात्रा क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने 46-48%, सेकंड है 20-50%, और थर्ड है 18-46%, और फोर्थ है 20-20%। तो यहाँ अपने को काय के लिए पूछा है? पहले नाइट्रोजन फिर फास्फोरस के लिए पूछा है। आपको कई बार ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार उल्टा सुल्टा भी पूछ सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपको एक बार देखना है कि किसके लिए पूछ रहा है। तो फर्स्ट अपने को नाइट्रोजन फिर फास्फोरस के लिए पूछा है। तो नाइट्रोजन कितनी होती है डीएपी के अंदर? लगभग 18% होती है, लेकिन फास्फोरस की अगर अपन बात करें तो 46% तक होती है, ठीक है। और 46% अगर अपन बात करें नाइट्रोजन किस में होती है, तो वो होती है आपकी यूरिया के अंदर। यूरिया से भी आपके कई बार क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए साथ में। तो आपके ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहले नाइट्रोजन फिर फास्फोरस, यानी 18 और फिर 46, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड व कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, सेकंड है अमोनियम नाइट्रेट, थर्ड है यूरिया, और फोर्थ है कैल्शियम सल्फेट। तो बात करें अपन सोडियम नाइट्रेट की, तो इसमें अपन नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? लगभग 16% तक। और अमोनियम नाइट्रेट में कितनी पाई जाती है? लगभग 33% तक।
अमोनियम नाइट्रेट से कई बार आपसे सभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा उर्वरक निम्न में से अमोनिकल वे नाइट्रेट उर्वरक है। तो आपको नाम से पता चल रहा है अमोनियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट नाइट्रेट उर्वरक है। और यूरिया कैसा है आपका एमाइड उर्वरक है। यहाँ पे एमाइड के लिए अपने को पूछा है एमाइड वे कार्बनिक, तो आपके थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा यूरिया। यूरिया में कितनी 46% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। और कैल्शियम सल्फेट के अंदर अपन बात करें कैल्शियम की, तो कई जगह हर जगह अलग अलग दे रखा है, लेकिन अपन यहाँ बात करें मेन तो कैल्शियम लगभग 21% तक और 18% तक आपके सल्फर पाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। 18 ये 18 है। ठीक है, एक बार मैं करेक्ट कर देता हूँ, 18% और 21%। ठीक है, चलते अभी के लिए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन अपने पेगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शकरकंद, सेकंड है मूंगफली, थर्ड है लोबिया, फोर्थ है कपास। तो पेगिंग है, जो अपने मूंगफली के अंदर पेग बनते हैं, पेग बनने की क्रिया को अपन पेगिंग अवस्था कहते हैं। साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो पेगिंग अवस्था है ये मूंगफली में इरिगेशन की जो सबसे सेंसिटिव स्टेज है उसके रूप में जानी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पेगिंग स्टेज है उस पर कोई भी अंतरासस्यन क्रिया यानी जो खरपतवारों की निराई गुड़ाई होती है ऐसी क्रिया नहीं करते, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिनोमाइसीट्स, सेकंड है राइजोबियम बैक्टीरिया, और थर्ड है बेसिलस जीवाणु, और फोर्थ है माइकोराइजा। तो एक्टिनोमाइसीट्स तो आपके बैक्टीरिया है नहीं, यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए पूछा है। और सेकंड है राइजोबियम बैक्टीरिया, तो आपको पता है दलहनी फसलों के अंदर राइजोबियम के द्वारा जो आपके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। और कैसा स्थिरीकरण है ये, सहजीवी स्थिरीकरण है, ये भी आप याद रखेंगे, सहजीवी स्थिरीकरण है। ठीक है, जो अपने जो दलहनी फसलें होती है उनकी जो जड़ें होती है उनके बीच में और राइजोबियम के बीच में सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, तो बात करें बेसिलस जीवाणु की, तो बेसिलस जीवाणु यहाँ होगा नहीं, फॉस्फोरस से संबंधित है, फॉस्फोरस के स्थिरीकरण से संबंधित है। और माइकोराइजा भी आपके फॉस्फोरस से संबंधित है, वेसिकुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा, इसे अपन कवक के रूप में जानते हैं, ये कवक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और वेसिकुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा से आपसे ऐसा पूछा जाता है ये है क्या, तो जो आपके उच्च वर्गीय पादप होते हैं उनकी जड़ों और साथ ही कवक के बीच में जो सहजीवी संबंध होता है उसे वेसिकुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।